गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब हैप्पी होंगे। तो ये टॉपिक हमारा आज डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट नर्सिंग फर्स्ट से टॉपिक जो होता है पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंडर में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा है हमारे को कोई भी एग्ज़ाम के लिए, एंड नॉर्मली भी ये इम्पॉर्टेंट है। आप सब जानते रहिए, मतलब ये हेल्थ के लिए बेनिफिट्स होगा कि ये प्रिवेंशंस करके रखेंगे तो बहुत बेनिफिट्स होगा। हम ए टू जेड के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, डिफिनीशंस, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज, कैसे कॉज कर रहा है, साइन सिम्टम्स, इसके ट्रीटमेंट के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। एंड ये टॉपिक ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट में ही सब कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनर्सी ट्यूटोरियल। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट वन इंट्रोडक्शंस होता है। इट इज़ द डिफाइंड एज द ब्रोकन इन द कंडीशन continuously of the mucous membrane of duodenum, esophagus and stomach, and broken in the lining of mucous digestive tract productions and are present in the abnormally। तो क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ये ब्रोकन डाउन गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि उस कंडीशंस में क्या होता है कि जब हमारे स्टमक, गैस्ट्रिक मतलब इस रिलेटेड टू स्टमक, या बोल सकते हैं रिलेटेड टू पूरा जीआई सिस्टम, ठीक है। जब हमारे जीआई सिस्टम में, ठीक है, कंटिन्यूसली म्यूकस मेम्ब्रेन, आप जो ड्यूडेनम है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इन तीनों का कंटिन्यूसली म्यूकस मेम्ब्रेन पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। वो ब्रोक डाउन हो रहा है, उसकी लाइन जो मेम्ब्रेन की लाइन है जहाँ से म्यूकस प्रोडक्शंस हो रही हैं वो कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन हो रही हैं, ठीक है। और किस किस प्लेस पे ब्रेक डाउन हो रही है? तो ईसोफेगस में, स्टमक में एंड ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो प्रोडक्शंस इन द प्रेजेंट इन द एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल जब ये ब्रेक डाउन होंगी, किसी कारण ब्रेक डाउन होंगी, अभी कारण भी बताएंगे किस कारण ब्रेक डाउन हो रही है, बोल सकते कि why causes to break down of mucous membrane। तो ये क्या होता है कि किसी कारण जो होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो रही है, उसी को कह रहे हैं हम गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। ये कंटिन्यूसली हो रही हैं, ठीक है। डिफिनीशन के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ द कंटिन्यूसली कैरेक्टराइज्ड conditions characterized by the cirrhosis of erosion of the GI mucus resulting from digesting actions HCl acids and pepsin। तो क्या हो रहा है कि जब ये स्टमक हमारा हो गया, या बोल सकते ड्यूडेनम या ईसोफेगस, किसी में भी इसमें क्या हो रहा है कि इरोजन हो रहा है किसी कारण। अगर जैसे कि कोई कारण ले लेते हैं, जैसे कि हमने खा लिया, ठीक है, ऐसा डाइट ले लिया जो जलनशील हो, ठीक है। ये जो डाइट होता है ये पहली दीवार को तोड़ देगा, ठीक है। और हमारे जो स्टमक में HCl का प्रोडक्शन होता है, पेप्सिन का एसिड का प्रोडक्शन होता है, ये एसिड जाके क्या करेगी, वहाँ पे अल्टर्ड करेगी तो ये कॉज करेगा, अल्सर कॉज करेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये कारण होता है अल्सर प्रोड्यूस होने का, ठीक है। टाइप्स को देखते हैं तो ईसोफेगस अल्सर्स, फर्स्ट वन ईसोफेगस। ये ईसोफेगस जो अल्सर होता है वो ईसोफेगस में, जो ईसोफेगस होती है वो हमारा पाथवे होता है माउथ टू स्टमक में ले जाने के लिए फूड को, ये कैपेबल होता है। जहाँ पे होता है गैस्ट्रिक, वो एक्सपेंचर होता है यहाँ पे, वहीं पे होता है ईसोफेगस अल्सर, ठीक है। ईसोफेगस अल्सर कैसे होता है? जब हमारे एब्डोमेन में गैस हो जाए, या हमारे स्टमक में गैस वगैरह हो जा रहा है, अगर किसी कारण जलन वगैरह हो रही हैं और अगर उल्टी वगैरह हो गई, वोमिटिंग हो रहे हैं, तो ये उल्टा ऊपर जाएगा, यहाँ का जो एसिड्स वगैरह है ये उल्टा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ब्रोकन कर देगा यहाँ के जो फर्स्ट सेल है, म्यूकस मेम्ब्रेन सेल जो है वहाँ का, तो लेयर है उसको ब्रोकन कर देगा, इसलिए ये कॉज होता है इसोफेगस अल्सर, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर इट मीन्स कि स्टमक अल्सर,
स्टमक अल्सर जो होता है ये स्टमक में ही कॉज करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर व्यक्ति कोई है वो स्मोक कर रहा है, चाय पी रहा है, उसमें अरे वो होता है स्मरीन होता है, कॉफ़ी पी रहा है, वो इसके वजह से ये क्या करते हैं, ये सब अल्टर्ड करते हैं, दीवार को अल्टर्ड करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं फर्स्ट लेयर को, जिसके वजह से गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर लेता है। जब अल्टर्ड कर देंगे तो जो एसिड वगैरह का प्रोडक्शंस वगैरह हो रहे हैं वो एसिड वगैरह उस पर जाके अल्टर्ड करेंगे तो वो और अफेक्टिव होगा। जैसे कि बोल सकते हैं कि जले पे नमक छिड़कना, ठीक है, वैसे। एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, डुडेनम अल्सर। डुडेनम अल्सर कब होता है, तो जब जो पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं 35 के एबव या 45 के एबव जाते हैं, तो उनका जो उनके में HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड वगैरह जो प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से इसमें डुडेनम अल्सर कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये उसके वजह से कॉज करता है, ठीक है। ये इसमें हाइपर सिक्रेशंस ऑफ द HCl, इसमें हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl का हो जा रहा है, उसके वजह से डुडेनम अल्सर कॉज करेगा, ठीक है। ये इसका 3 टाइप्स मेन टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि ईटियोलॉजी एंड कॉजेज़ बोल सकते हैं इसको, तो किस किस वजह से हमारा अल्सर कॉज हो रहा है। तो फर्स्ट वन होता है इन्फेक्शंस की वजह से। अगर बॉडी में हमारे GI सिस्टम में किसी कारण का इन्फेक्शंस हो गया है या हैमरेज वगैरह हो गया, उसकी वजह से इन्फेक्शंस वगैरह हो गए हैं, तो उसके वजह से गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करेगी। अब नॉर्मल एसिड का प्रोडक्शन होना स्टार्ट कर देगा। फिर पाइलोरिक जो होता है कि गैस्ट्रो वायरस होती है, एक गैस्ट्रो गैस्ट्रोमेगालो जो वायरसेस होती है वो अफेक्ट करती है गैस्ट्रिक एसिड को, अल्सर्स को, गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह को। कैसे अल्सर को अफेक्ट करेंगी तो इसके बारे में हम मैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेसिव इनटेक अल्कोहल, सिगरेट होता है, माइग्रेट हो गया है, ठीक है, सिगरेट है यहाँ पे, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब क्या करते हैं, ये अल्कोहलिक चीज़ है, ये जाके ना जो स्टमक की फर्स्ट लेयर होती है उसको डैमेज्ड करते हैं। डैमेज्ड करेंगे, जो एसिड का प्रोडक्शन होगा, वहाँ के नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स अल्टर्ड होंगे तो एसिड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एसिड भी क्या करेगी, जब डैमेज हो जाएगा तो उसके अंदर का जो लेयर होता है वो तो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है ना, तो उस लेयर को भी अल्टर्ड करेगी, परफोरेशंस वगैरह कॉज कर सकती है, ब्लीडिंग्स वगैरह हो सकता है, ये सब कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। अपर GI हेमरेज वगैरह हो गए हैं, तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल्स में अगर कहीं पे हेमरेज वगैरह हो गए हैं और एसिड का प्रोडक्शंस हो गया, उसमें भी अल्सर कॉज करेंगे, ठीक है, ये सब होता है। और नेक्स्ट वन होता है कि जब हम कोई स्पाइसी फूड वगैरह लेते हैं, स्पाइसी फूड खाएंगे, ठीक है, पेट में जलन होती है, ठीक है, जब हम ज़्यादा अमाउंट में स्पाइसी फूड्स वगैरह खाने लगेंगे वो भी अल्टर्ड करेंगी हमारे दीवार को। स्टमक का जो म्यूकोजल दीवार होता है, फर्स्ट दीवार म्यूकोजल लेयर होता है, म्यूकस लेयर होता है, म्यूकस का जहाँ से प्रोडक्शन होता है, म्यूकस का इसलिए प्रोडक्शन वो करती है कि ताकि जो एसिड्स है वो उसका बैलेंस हो सके, वो प्रोटेक्ट कर सके एसिड्स वगैरह को, तो वो ही ब्लॉक हो जाएगी तो म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी पूरे लेयर को, तो वो लेयर भी अल्टर्ड हो जाएंगी, ठीक है। एंजाइटी स्ट्रेस, अगर हम लंबे समय तक कोई पेशेंट है वो एंजाइटी में, स्ट्रेस में, वो खाना वगैरह नहीं खा रहा है, फूड वगैरह नहीं ले रहा है, तो जिसकी वजह से वो खाली पेट ही क्या होता है कि एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है, वो एसिड का मात्रा जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है कि वो भी अल्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है, ये डिजीज कंडीशंस कैसे कैसे स्टार्टिंग्स होती हैं, इसका बोल सकते हैं अकरिंग कैसे होता है। तो ड्यू टू एटियोलॉजी, एनी एटियोलॉजी में क्या होता है कि एक्सेसिव सिक्रीशंस ऑफ द HCl, अगर हमारा फर्स्ट लेयर जो स्टमक का होता है वो किसी भी तरीके से अल्टर्ड हो रहा है, तो जो HCl है
HCl, और इस ही लेयर में क्या होती है, वेगस नर्व होती है। यही अल्टर्ड होगी तो क्या होगा कि ये कंटिन्यूसली HCl एसिड्स वगैरह का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, और जब ये स्टार्ट कर देगी तो जो लेयर होता है वो ब्लॉक हो जाएगा, म्यूकस लेयर, और म्यूकस लेयर ही म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। तो ये म्यूकस का प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या होगा कि ब्रोकन डाउन म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है ब्रोकन डाउन हो जाएगा स्टमक का। और नेक्स्ट वन, एसिड इंटर इनटू द गैस्ट्रिक म्यूकस, जो गैस्ट्रिक म्यूकस वगैरह है उस लेयर्स वगैरह है तो क्या करेगा, एसिड इंटर कर जाएगा अंदर। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करेगा, फिर यहाँ पे अल्सर वगैरह हो जाएंगे, रेडनेस सा हो जाएगा। हम जो फ्रंट पेज है उस पिक्चर में लगाए हैं, रियल पिक्चर है वो गैस्ट्रिक अल्सर्स का, तो वैसा रेडनेस, स्कैरिंग, छाले नुमा और बबल्स नुमा ऐसा हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट वन देखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इट मीन्स साइन सिम्टम्स। तो साइन सिम्टम्स में फर्स्ट वन एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, क्रैम्पिंग पेन होंगे। ठीक है, पेन तो असहनीय होंगे। पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे जो लेयर्स होते हैं स्टमक के वो कितने होते हैं। ये हमने मोस्टली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, ये हमारा स्टमक हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने लेयर होते हैं, तो 4 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन है म्यूकस मेम्ब्रेन, जहाँ से म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, यही ब्रेक डाउन होगा तो ये भी अल्टर करेंगे। सेकेंड वन सब म्यूकोजा लिख लीजिए, आपको लिखना है तो प्लीज़ इसे राइट डाउन कर लीजिए। फिर मसल्स मेम्ब्रेन होते हैं। फिर नेक्स्ट वन होता है, एकदम लास्ट वन होता है सिरोसा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पेन। अब हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पेन हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारा एब्डोमिनल जो होता है, या बोल सकते हैं कि हमारा जो ये चेस्ट वाला भाग होता है, एब्डोमेन वाला भाग होता है, उसमें कितने रीजन होते हैं। तो हम ना मोटा मोटा समझा देते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कितने होते हैं। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 होते हैं। तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जहाँ पे ये लिखा है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। सेकेंड वाला बोलेंगे ईपीगैस्ट्रिक। ठीक है, ईपी गैस्ट्रिक लिखने का जगह नहीं है, ठीक है, बता दे रहे हैं। इसको भी हाइपोगैस्ट्रिक बोलेंगे, लेफ्ट है ना, लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक बोलेंगे। और इसको बोलेंगे लंबर। ठीक है, लंबर जैसे कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड का होता है लंबर जो होते हैं कि लंबर 1 लंबर 2 लंबर सेकेंड होते हैं ऐसे करके। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के बगल के क्या होता है, लंबर होते हैं, लेफ्ट लंबर राइट लंबर। ठीक है, बीच में क्या होता है कि अम्बलाइकल। अब अम्बलाइकल कॉर्ड होता है हमारे बीच में, एब्डोमेन के एकदम सटीक बीच में होते हैं ऊपर। तो क्या होता है, इसको अम्बलाइकल बोलेंगे। ये फिर नेक्स्ट बचता है सेवंथ वाला इलियक, क्या उसको बोलेंगे, इलियक। इसमें क्या होता है कि इसके नीचे क्या होता है, किडनी वगैरह आती है। ठीक है, इसकी और जो आते हैं सब में। और क्या होता है कि उसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, इसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलेंगे 8 वाले को, एंड 9 वाले को बोलेंगे लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, इसमें सिगमेंट वगैरह आता है कॉलन वगैरह के, और इसमें दोनों में किडनी वगैरह लंबर वगैरह में आ गए, एब्डोमेन में स्टमक वगैरह आ गए, एपिगैस्ट्रिक में भी स्टमक वगैरह आते हैं। और सब ये अब डीपली हमने डिस्कस करा हुआ है, अब जाके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा समझने के लिए हमने बता दिया। नोजिया वोमिटिंग होगी क्योंकि अल्टर्ड हो रहा है हमारा स्टमक, तो जो वेगस नर्व होते हैं वो भी अल्टर्ड होंगे ना, तो वो क्या कर देंगे, वो वेगस नर्व जो होते हैं वो निकले होते हैं मेडुलरी ऑब्लिंगाटा। मेडुलरी ऑब्लिंगाटा टू बहुत रिस्पॉन्सिबल्स होती है नोजिया कराने में, वोमिटिंग कराने में, एसिड का प्रोडक्शन कराने में, ये सब। ठीक है,
डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक है। अब छाले पड़े हैं, पेट में दर्द कर रहा है, ठीक है, पेन हो रहा है तो डिस्कम्फर्ट होगा, कहीं रहा नहीं जाएगा, ऐसा फील होगा। पाइलोरोसिस होगा। पाइलोरोसिस में क्या होता है, इस कंडीशंस में जो होता है कि जैसे कि बोल सकते हैं, हमें क्लियर नहीं है, हाँ तो सारी क्लास। जो पाइलोरिस होता है क्या होता है कि डार्क ब्लैक स्टूल पास करता है पेशेंट, और भी कंडीशंस होते हैं जैसे मेलेना वगैरह में क्या होता है, नहीं इस मेलेना में क्या होता है कि डार्क स्टूल पास करते हैं। पाइलोरिक वगैरह में होता है कि बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन सा फील होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, सॉरी क्लास, इसमें बर्निंग सेंसेशन होता है, इसमें डार्क स्टूल से पास होते हैं। फटीक एंड वेट लॉस होगा, अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो फटीक्स वगैरह होंगे, वेट लॉस ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम डायग्नोसिस। ये सब कंडीशंस अगर पेशेंट लेके आया है तो फर्स्ट वन हम हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद क्या करेंगे कि उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, अपर जीआई इंडोस्कोपी विथ बायोप्सी। इसमें क्या होगा कि कहाँ पे अल्सर हो रहा है, वो इसोफेगस में है कि स्टमक में है कि ड्यूडेनम में है, ये सब देखेंगे। और वहीं से उसका छोटा सा टुकड़ा क्या होंगे कि जो स्कोपी होता है, ट्यूब नुमा होता है, उसके थ्रू क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा टिश्यू का लेके चले आएंगे वो लेबोरेटरी में बायोप्सी करने के लिए, ठीक है। बायोप्सी होता है, बायोप्सी इसी को कहते हैं कि जो भी जहाँ पे भी डिजीज़ वगैरह हुए, ठीक है, वहाँ पे अल्सर्स वगैरह हुए हैं, उसके छोटे से सेल और टिश्यूज़ को वापस पस को लेके आना, उसका एग्जामिनेशन करना कि बैक्टीरिया की वजह से हुई है, कि किसके वजह से हुई है, कि खाने पीने की वजह से हुई है, कि डाइटरी डिप्रेशन में हेमरेज वगैरह की वजह से हुई है, तो ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आते हैं, ठीक है, बायोप्सी करने के। स्टमक स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे कि वो डार्क वगैरह स्टूल पास कर रहा है, म्यूकस का प्रोडक्शन उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सी बैक्टीरिया वायरस से उसको एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एग्जामिनेशन है, अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, ठीक है, इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं अगर क्रोनिक कंडीशंस है तब। उसके बाद होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट वन आता है मेडिकल मैनेजमेंट, एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स जो होते हैं कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स इसमें प्रोवाइड किया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं तो वो किल हो सके, उसके थ्रू हुआ है। तो स्टमक में अल्सर तो रेंटाडीन्स वगैरह देंगे। ये क्या होता है कि हिस्टामाइन को रिड्यूस करता है या इनहिबिट करता है, हिस्टामाइन जो होती है कोई एलर्जी वगैरह को कॉज करती है, और गैस को भी रिड्यूस करता है ये। नेक्स्ट वन होता है कि एंटाइसिड। एंटाइसिड जो होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है वेगस नर्व्स ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो भी एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन एसिड्स वगैरह प्रोडक्शंस हो रहा है, ठीक है, एसिड्स वगैरह प्रोडक्शंस हो रहा है उसको भी रोक देता है। इसमें आते हैं जैसे मेडिकेशंस ओम्प्राजोल्स वगैरह आते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। अगर ये सब मेडिकेशन देने के बाद पेशेंट नहीं ट्रीट हो रहा है या ये क्रोनिक कंडीशन हो गया है तो क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ये हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। वेगेक्टोमी करेंगे। वेगेक्टोमी में क्या होगा, जो स्टमक का वेगस नर्व हमने बताया कि जो एसिड का प्रोडक्शन करता है वो होता है वेगस नर्व, ठीक है, तो वो वेगस नर्व को ही कट कर देंगे। तो जो यहाँ से कट करेंगे तो ना स्टमक में प्रोडक्शन होगा, ना डिडेनम में हो रहा है उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो जब एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो अल्सर वगैरह हैं वो ट्रीट हो जाएंगे। अगर इसी भी कंडीशंस में भी नहीं ट्रीट हो रहे हैं तो अगर ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन हुआ है, पूरा अल्सर की वजह से ख़राब हो गया है, हेमरेज हो गया है, पूरा डैमेज्ड हो गया है स्टमक या पाइलोरस या बोल सकते हैं कि इसोफेगस, तो उसको कट करके रिमूव कर, जैसे कि इसोफेगस ख़राब हुआ है तो वहाँ से इसोफेगस को कट करके इस स्टमक को डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है, गैस्ट्रेक्टमी कर देंगे। गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है कि ये जो स्टमक होता है इसको कट करके जैसे ये डायरेक्टली जोड़ा है इसोफेगस से, ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये होता है इस गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट देख लिया, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे नर्सिंग फील्ड में। तो फर्स्ट वन हम असेसमेंट करेंगे जो पेशेंट का कंडीशंस है उसको असेसमेंट करेंगे, उसका डाइट प्लान करेंगे। अगर सर्जरी वगैरह हो गई है तो हल्का खाना या मील प्रोडक्शंस जो भी
जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर्स वैसा ही हमें फूड प्रोवाइड करनी है, एकदम स्मॉल मील डे, ठीक है, एकदम स्मॉल अमाउंट में। अवॉइड द स्मोकिंग एंड हाइजीन्स वगैरह को मेंटेन करें वो, और स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड कर दें। एंड फूड अनदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो भी उसके लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस अल्कोहल्स हैं, फास्ट फूड है, और जो भी जो ऑयली फूड्स वगैरह है उसको अवॉइड करें। पेन मैनेजमेंट करेंगे हम एंटी एनाल्जेसिस वगैरह देके, ठीक है, तो पेन मैनेजमेंट कर देंगे इन कंफर्टेबल पोजीशंस उसको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे भी वो कंफर्ट रहे उससे वैसा पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर सर्जरी वगैरह हुए तो उस हिसाब से हम पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मॉनिटर वगैरह लगातार चेक करते रहते हैं, राइट डाउन करते रहते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इवैल्यूएशन निकला हुआ है, हम रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर ठीक है कोई भी डाउट हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम तुरंत सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग, थैंक यू।